नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जहां आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को अपने इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का सेशन जो है आपके लिए एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी डेली करंट इश्यूज और आपकी नॉलेज को भी इंप्रूव करने में काफी ज्यादा आपकी मदद करेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। यहाँ पर बताना है कि कौन ऐसी संस्था है आईआईटी की जिन्होंने लिथियम की बैटरी विकसित की है जो पर्यावरण के अनुकूल सहयोगी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है आईआईटी बम्बई। आईआईटी बम्बई ने जो है लिथियम की बैटरी विकसित की है। यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट डिटेल में देखें तो ये है कि आईआईटी बम्बई ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है और अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। यह जो है हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर यहाँ पर आधारित है और अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के उद्योग की सहायता की क्षमता है, जिसमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के सुधार करने के लिए प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ शिक्षकों को यहाँ पर जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो वो जो शिक्षक है उनके नंबर हैं वो 47 शिक्षक है। यहाँ पर टोटल 47 शिक्षक को जो है टीचर्स को जो है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए यहाँ पर नामित किया गया। साथ ही आप डिटेल में पॉइंट्स देखें तो ये है कि देश भर के 47 शिक्षकों को 47 टीचर्स, जो देश भर के 47 टीचर्स को 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान दिया जाएगा। तो यहाँ पर बिहार से जो है 2 शिक्षक है जिनको राष्ट्रीय शिक्षक का सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों से शिक्षकों को चयन, साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। तो यहाँ पर जो है सब कुछ जो प्रोसेस है ये पूरा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा। कौन ऐसा राज्य है जिसने पहला राज्य बना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। तो दोस्तों ये जो सही आंसर इसका वो है कर्नाटक। यहाँ पर कर्नाटक जो है पहला ऐसा राज्य बन चुका है। यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो कर्नाटक नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा और इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर वो है 4.5%, 4.5% जो है यहाँ पर नीचे रहने का जो है अनुमान व्यक्त किया है। यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर शून्य से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है और बैंक ने कहा है कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। यहाँ पर जो पहली तिमाही होगी वहां पर जून से मार्च की जो 2020-21 की पहली तिमाही होगी उसमें क्या होगा कि वृद्धि दर जो है सकारात्मक रहने की भी संभावना रह सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिक ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह जापान ने यहाँ पर जो है भारत से इसके सहयोग मांगा है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश की सरकार ने
अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिक ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूस। रसिया देश ने जो यहाँ पर भारत से तीसरे चरण के क्लिनिक ट्रायल के लिए जो यहाँ पर अपनी वैक्सीन के कोविड-19 की वैक्सीन के लिए सहयोग मांगा है। तो साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है और कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को भी अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी की थी। गामोलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार की है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है यहाँ पर 500 मिलियन डॉलर के जो ऋण समझौते हैं उस पर यहाँ पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो इस परियोजना से मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों के यात्रा समय और जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आने की भी उम्मीद है। अनुमान के अनुसार इस परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिला यात्री शामिल है, जो बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होगी। और साथ में क्या है कि यह परियोजना सड़क आधारित परिवहन की तुलना में तेज, अधिक और विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करके मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गुणशीलता, गतिशीलता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान में सहयोग भी करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। यदि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा और इस OMO का परिचालन 2 चरणों में किया जाएगा। तो इसका परिचालन जो यहाँ पर 2 चरणों में किया जाना है और आरबीआई ने कहा कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी और आरबीआई 27 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले OMO के अंतर्गत साल 2024 से साल 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर 6 महीने के लिए जो ये बढ़ा दिया गया है। यदि आप इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखें तो असम में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 महीने के लिए, तो 18 अगस्त से यहाँ पर क्या है कि 6 और महीने के लिए जो इसे बढ़ा दिया गया है और यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी की भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1920 में जारी है और इसे हर साल महीने में नवीनीकृत किया जाता है। ये जो है असम में 1990 से ही चालू है ये कानून और इसे जो है हर साल क्या कुछ चेंज भी, मॉडिफिकेशन भी किया जाता रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।